नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है तुम्हारा साथ। अगले दिन संडे हो तो शनिवार की रात बहुत बेफिक्री की नींद आती है। कोई कहेगा लो इतनी उम्र हो गई और अभी भी संडे की छुट्टी आते ही किसी स्कूल जाते बच्चों की तरह उत्साहित होने लगती है। इस संदर्भ में उन्हें लगता है कि उम्र बिल्कुल भी मायने नहीं रखती है। मायने रखता है तो भीतर समाया उत्साह और हर पल जीने की जिजीविसा, जो संडे की छुट्टी को आनंदमयी दिन में बदलने की चाह रखती हो। हालांकि सुबह नींद तो आदतन वही 5 साढ़े 5 बजे खुल गई थी, पर रजाई से निकलने का दिल ही नहीं कर रहा था। अनिकेत तो सैर को निकल ही गए होंगे, सोचकर उसने फिर आंखें बंद कर ली। झपकी लग गई होगी दोबारा, क्योंकि अनिकेत उसे चाय पीने के लिए उठा रहे थे। तबीयत तो ठीक है ना? अनिकेत ने प्यार से उसके माथे को सहलाते हुए पूछा। हाँ, बस यूं ही थोड़ा आलस आ गया था। लगता है 8 बज गए हैं। कमरे की खिड़की से झांकती धूप की पतली रेखा को देख उसने कहा, मैडम जी, पर कोई बात नहीं, टुडे इज हॉलीडे, और हॉलीडे का मतलब जॉली डे। अनिकेत ने शरारती अंदाज में कहा। यह बात सुन उसके गाल आरक्त हो गए। यह बात उसने अपने हनीमून के दौरान अनिकेत से कही थी। अनिकेत यह कहकर जब नोट्स बनाने लगे थे कि इम्पॉर्टेंट है, लिखकर फैक्स कर दूंगा, तब वह उसे खींचते हुए होटल के लॉन में ले आई थी और झूमते हुए यह बात कही थी, तुम्हारे चेहरे पर तो आज भी 30 साल पहले वाली तन्वी जैसा लाज के गुलाबी फूल खिल गए हैं। वह तन्वी जिसने मुझे जीवन की सारी खुशियां दी, जिसने मुझे जीने का मकसद दिया। अनिकेत भावुक हो गए थे। मेरे फिलोसोफर, तुम ही कौन सा बूढ़ा हो गए हो। 60 की उम्र में भी माशाअल्लाह कितने हैंडसम लगते हो। तन्वी ने किसी 16 साल की लड़की की तरह अनिकेत की आंखों में देखते हुए कहा। अनिकेत के बाल बेशक सफ़ेद हो गए थे, पर उनकी आंखों से अभी भी रोमानियत झलकती थी। चेहरे पर चमकती संतुष्टि की गहरी आभा जहां एक तरफ उनकी परिपक्वता को व्यक्त करती थी, वहीं भरपूर जिंदगी जीने का एहसास भी कराती थी। इंसान की सोच और व्यवहार की झलक चेहरे पर आ ही जाती है। अनिकेत, तुम्हारी यह बात गलत है। जब देखो मुझे क्रेडिट देते रहते हो। जीने की राह तो तुमने मुझे दिखाई है, वरना मैं क्या थी। तुम न मिलते तो न जाने अपने लक्ष्यों की राख के ढेर के नीचे दबी कब मैं सुलगती रहती। अनिकेत ने तन्वी के मुंह पर हाथ रख दिया और फिर माहौल को हल्का करने के ख्याल से बोले, अब नाश्ता मिलेगा या फिर उसकी भी छुट्टी है। घर के बाकी कामों के लिए तन्वी ने आया रखी हुई थी, पर खाना वह अपने ही हाथों से बनाना पसंद करती थी। बेटा विदेश में सेटल था और बेटी अपने सुखमय संसार में व्यस्त थी, पर उन दोनों को एक दूसरे का साथ ही इतनी पूर्णता से भर देता था कि ना तो कभी अकेलापन महसूस होता था, न अधूरापन। जीवन अपनी गति से बिना किसी व्यवधान से चल रहा था। एक दूसरे का हाथ थामे वे दोनों जीवन के अंतिम पड़ाव पर भी ढेरों फूल खिलाने की क्षमता रखते थे। दोपहर का खाना खाकर अनिकेत को झपकी लेने की आदत थी। वह किताब लेकर बाहर लॉन में आकर बैठ गई। मौसम के हर फूल और पौधे वहां अपनी खुशबू और हरितिमा बिखेर रहे थे। बहुत प्यार और जतन से सींचा था उन दोनों ने इसे। हालांकि इस बगिया के लहलाने में भी अनिकेत का योगदान सबसे ज़्यादा था। उसकी और अनिकेत की मेहनत का फल मात्र यह कोठी बैंक बैलेंस उन दोनों का काम ही नहीं, बल्कि उनके दोनों बच्चे भी हैं, जिनमें संस्कारों की नींव इतनी ठोस है कि बदलती दुनिया के मूल्य भी उसे नहीं हिला सकते हैं। कुछ पन्ने ही पड़े होंगे कि धूप चेहरे पर पड़ने लगी। चश्मे पर पड़ती रोशनी के कारण उसने किताब बंद कर ली। सर्दियों में यूं लॉन में महकते वातावरण में खिली धूप में बैठकर पढ़ना उसके लिए किसी पैशन से कम नहीं था। फिर बिना शॉल के बैठी हो। बाहर आते अनिकेत के हाथ में शॉल थी। हर समय तुम्हें मेरी ही चिंता रहती है ना? तन्वी की आंखों में नमी तैर गई थी। न जाने पिछले जन्म में कौन से किए पुण्यों का प्रताप हो तुम।
अगर मेरी ज़िंदगी में न आए होते तो मैं तो कब से इस दुनिया की भीड़ में खो गई होती। तुम ना होते तो मेरा वजूद भी कभी एक चट्टान की तरह मजबूत नहीं हो पाता। अब छोड़ो भी इन बातों को। सच तो यह है कि हम दोनों बने ही एक दूसरे के लिए हैं, इसलिए भीड़ में भी तुम मुझे मिल गई और अपने प्यार व समर्पण से मेरी ज़िंदगी को सही दिशा दे दी, वरना क्या भटकन मेरी ज़िंदगी में नहीं थी। खैर, गर्म गर्म चाय और पकोड़े हो जाए, लेकिन बनाकर मैं लाऊंगा। अनिकेत के अंदर आज भी वैसा ही जोश था जैसे बरसों पहले हुआ करता था। उत्साह, ऊर्जा और कुछ कर दिखाने का जज्बा होने के बावजूद उनके घर वालों से उन्हें कोई सहयोग नहीं मिलता था। वे तो चाहते थे कि उनका बेटा फटाफट पढ़ लिख कर किसी सरकारी नौकरी पर लग जाए, ताकि उसके साथ साथ सबका भविष्य भी सुरक्षित हो जाए। उनकी नज़रों में उसके बेटे होने का अर्थ था केवल ऐसा कमाऊं पुत्र जिसका फर्ज था परिवार की खुशियों के बारे में सोचना, चाहे उसके लिए उसे अपने सपनों के पंख ही क्यों न कतरने पड़े। अनिकेत को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास था, पर वह इंजीनियर बनना चाहता था। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, पर उसे यकीन था कि अगर उसे पढ़ने दिया जाए तो वह अवश्य ही स्कॉलरशिप पालेगा। उदास, खिन्न सा मन अपने जीवन से निराश हो वह उस दिन भटक रहा था जब उसकी मुलाकात तन्वी से हुई थी। एक छोटे से शहर के तंग गलियों में से मम्मी पापा की मर्जी के बिना जब उसने दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर कदम रखा था, तो वह नहीं जानती थी कि उसके जैसी लड़की इस बड़े शहर में बिना किसी सहायता के कैसे अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर पाएगी। बीए की डिग्री और आत्मविश्वास के साथ डर की छोर थामे जब वह धीरे धीरे डग भरते हुए स्टेशन से बाहर निकली थी, तो पल भर को उसे लगा था कि उसने शायद गलत फैसला ले लिया था। पर वापस लौटने का तो सवाल ही नहीं उठता था। आखिर कितने विश्वास से वह यह कहकर घर से निकली थी कि कुछ बनकर ही वापस लौटेगी। शोर शराबा, लोगों की भीड़ और धक्का देकर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति, उसे लग रहा था कि वह इस भीड़ में खो जाएगी। उसे पता था कि लाजपत नगर में पीजी एकोमोडेशन मिल जाती है। बस वहीं जाने के लिए वह ऑटो तलाश रही थी कि अचानक एक तेजी से आता टेम्पो बिल्कुल उससे टकराता वह सर से निकल गया। बैलेंस बिगड़ने से वह गिरने ही लगी थी कि दोनों हाथों ने उसे थाम लिया। घबराहट के साथ मुस्कुराहट की एक रेखा भी उसके होठों पर तैर गई थी। वाह, क्या फिल्मी अंदाज से स्वागत हुआ था उसका। आप ठीक है ना? सवाल पूछने वालों को उसने झेपते हुए देखा था। जी शुक्रिया, इस शहर में पहली बार आई हैं। किसी अपरिचित का यूं बात करना उसे अच्छा नहीं लगा, पर फिर भी उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसके मन को कह रहा था कि उस पर विश्वास किया जा सकता है, या शायद उसका मन उसे ललचा रहा था कि मदद लेने में हर्ज ही क्या है। रात घिरने लगी थी और वाहनों की तेज रोशनी से उसे उलझन होने लगी थी। ऐसे में रास्ता कैसे ढूंढेगी वह? मुझे लाजपत नगर जाना है। यहाँ से कितनी दूर होगा? मैं आपको यही राय दूंगा कि आप प्रीपेड ऑटो ले लें, वरना परेशानी हो सकती है। तन्वी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। प्रीपेड ऑटो जैसी कोई चीज़ होती है, वह नहीं जानती थी। फिर उसी ने सब कुछ अरेंज किया। वह बैठने ही लगी थी कि न जाने कैसे पूछ बैठी, आप कहाँ जाएंगे? चाहे तो साथ चल सकते हैं। तन्वी आज तक समझ नहीं पाई कि उस जैसी लड़की को उस समय यह पूछते हुए आखिर डर क्यों नहीं लगा था। क्या नियति का उसमें कुछ हाथ था? मैं कहीं नहीं जाना चाहता, मैं बस अकेला रहना चाहता हूँ। दुविधा और परेशानी के भाव उसके चेहरे पर देख तन्वी पल भर को यह सोचकर चुप हो गई कि बड़े शहरों में लोग एक दूसरे से मतलब रखना पसंद नहीं करते हैं। पर फिर उसे लगा कि यह तो उसी की तरह दिशाहीन लग रहा है, फिर उनकी राहें कैसे अलग हो सकती हैं। अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की चाह ने उन्हें कब और कैसे एक दूसरे से जोड़ दिया है, इस बात का अंदाज़ा उन्हें तब कहाँ हुआ था। उस रात वह ऑटो का सफ़र शायद इस बात का इशारा था कि उन दोनों की ज़िंदगी बदलने वाली है। जब दो लोगों के दुख, परेशानियां और सपने एक जैसे होते हैं तो अपनत्व की
कोपले उनके बीच फूटी जाती है और धीरे धीरे वे कोपले जब पेड़ बनपत्तों और फूलों से भरने लगती है तो विश्वास की छां उनके चारों ओर फैल जाती है। मदद करने का जज्बा जो उस दिन उनके बीच पनपा था वह उनकी सोच के एक होते ही और मजबूत हो गया। तन्वी ने अनिकेत की मदद से पहले एमए और फिर पीएचडी की क्योंकि वह अध्यापन के क्षेत्र में जाना चाहती थी। तन्वी के कहने पर अनिकेत ने अपने घर वालों को इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए राजी कर लिया। पढ़ाई के साथ साथ दोनों छोटी मोटी नौकरियां भी करते रहे। जब भी दोनों में से एक हिम्मत हारने लगता दूसरा अपना आश्वासन भरा हाथ उसके कंधे पर रख देता। दोस्ती की ठोस जमीन पर पैर रखते हुए वे आगे बढ़ते चले गए। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि दोनों ने अपनी अपनी मंजिलें पाली। तन्वी को एक कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी मिल गई और अनिकेत को एक बड़ी कंपनी में बढ़िया नौकरी। अब एक दिन कनॉट प्लेस में घूमते घूमते अचानक अनिकेत ने उससे पूछा, क्या? उसने हैरानी भरी नज़रों से उसे देखा था। सपने तो पूरे हो गए, अब आगे क्या सोचा है? क्या सोचना है? बस यही समझ नहीं आता कि जो तुमने मेरे लिए किया है उसका कर्ज कैसे चुका पाऊंगी। यह तो बहुत आसान है, मुझसे शादी कर लो। अनिकेत ने जिस सहजता से यह बात कही थी उतनी सहजता से तन्वी से स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वक्त ने हमें बहुत अच्छा दोस्त बनने का मौका दिया है। अब इस रिश्ते को किसी बंधन में बांधा तो दरार आते भी देर नहीं लगेगी। आज तुम मेरी जिस सफलता पर गुमान करते हो ना, पति बनते ही वह तुम्हारे ईगो को हर्ट करने लगेगी। हो सकता है मेरा काम करना या मेरी आज़ादी ही तुम्हारी आँख की किरकिरी बन चुभने लगे। मैं तो अब अपने मम्मी पापा की मदद करने लायक हुई हूँ और तुम भी। ऐसे में हम किस तरह अपनी जिम्मेदारियाँ निभा पाएंगे? रेस्टोरेंट में बर्गर खाते हुए अनिकेत ने बहुत ही संजीदगी से कहा, मुझे इतना ही समझ पाई हो। लंबे समय तक हर संघर्ष को झेलने की हिम्मत तुमने ही मुझे दी। तुमने कदम कदम पर मेरा साथ दिया और तुम क्या मुझे इस लायक भी नहीं समझती कि सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ चलते हुए मिलकर जिम्मेदारियों को हम बांट सकते हैं? कभी अपने मन को टटोला होता तो तुम जान पाती कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो। आई लव यू तन्वी। मैं किसी तरह का कोई दबाव नहीं डालूंगा, ना ही कस्में खाऊंगा कि मैं तुम्हारी तरक्की की राह में बाधक नहीं बनूंगा। बस चाहता हूं कि तुम अपने आप से यह सवाल करो कि तुम किस हद तक मुझ पर विश्वास कर सकती हो। अगले हफ्ते ही दोनों ने शादी कर ली। कामयाबी की जिस राह पर तन्वी ने कदम रखे थे उसकी एक एक सीढ़ी पार कर वह कॉलेज की प्रिंसिपल बन गई और अनिकेत ने अपनी एक कंपनी खोल ली। अपनी बंद मुट्ठी में कैद वह जिन सपनों को लेकर एक अनजान शहर में आई थी वह तो पूरे हुए ही, साथ ही अनिकेत के साथ ने उसके जीवन में हर रंग भर दिया। हर तरह की चुनौती का सामना करना आसान न होता अगर अनिकेत एक चट्टान की तरह उसके साथ न खड़ा होता। फिर पुरानी बातों को याद करने लगी हो क्या? चाय की ट्रे रखते हुए अनिकेत ने कहा। न जाने कैसे उसके मन की सारी बातें वह पढ़ लेता था। अच्छा ही है ना, जितना याद करती हूँ उतना ही तुम्हारे प्रति प्यार और आदर बढ़ता जाता है। कहते कहते शर्मा गई तन्वी। शाम को मालती जब तन्वी से मिलने आई तो वह अनिकेत के लिए जूस तैयार कर रही थी। उन्हीं के कॉलेज में नई नई लेक्चरर बनकर आई थी। 1 महीने पहले ही शादी हुई थी, पर चेहरे पर न आभा थी न खुशी। पास में ही रहती थी, इसलिए अक्सर उनसे मिलने चली आया करती थी। एक स्नेह का सेतु उनके बीच उग गया था। मैडम, आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? बेझिझक पूछो। इस उम्र में भी आपके और सर के बीच जो प्यार है ना, उसे देख बहुत आश्चर्य होता है। सर आप पर जान छिड़कते हैं और आप भी उन पर इस तरह निर्भर रहती हैं मानो आपका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। इस तरह आपको अपनी इंडिविजुअलिटी ना होने या अपना अलग वजूद ना होने का ख्याल ने परेशान नहीं किया? मुझे तो लगता है कि पति पत्नी के बीच की लड़ाई का मुख्य कारण अपनी एक पहचान बनाने का मसला ही है। जब हम दोनों ने एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण कर दिया
तो फिर हमारा वजूद दूसरे से अलग कैसे हो सकता है? दो लोग जब अलग अलग होते हैं तो उनकी पहचान भी अलग अलग होती है, पर रिश्ते में बनते ही सब एक हो जाते हैं। इसे कहते हैं फुल सरेंडर। सरेंडर कर दिया, फिर ना तो अहम टकराते हैं ना ही प्यार की शाखाओं पर कोमल पत्तियों की जगह कैक्टस उगते हैं। तुम भी सक्षम हो, इसका ढिंडोरा पीटने की क्या आवश्यकता है? तुम्हारा साथी साथ रहते रहते खुद ही इस बात को जान जाएगा। उस पर विश्वास करो और बन जाओ उसके वजूद का हिस्सा। फिर देखो कैसे तुम्हारे अपने वजूद में निखार आता है। अरे भाई तन्वी, कहाँ हो तुम? बहुत देर हो गई तुम्हें देखे। तुम परेशान मत होना, आज खाना मैं बनाऊंगा, स्पेशल डिनर फॉर माय लवली वाइफ। मालती को देख अनिकेत पल भर तो सकपका गए, फिर खिलखिलाकर हंस पड़े। देखो, तुम हम बूढ़ों के रोमांस को कैंपस में चर्चा का विषय मत बना देना। उन दोनों के चेहरे पर छाए प्यार और विश्वास के संबल को अपनी मुट्ठी में बांध जब मालती वहाँ से निकली तो उसके मन के भीतर अनगिनत दिए टिमटिमा रहे थे, मानो अंतर मन के कोने कोने में छिपे सारे संशय तिरोहित हो गए हो। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।